हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। क्लियर। चलिए, तो एग्रीकल्चर आप सभी को पता है। अगर इसका हम यू नो मीनिंग खोजे तो एग्रीकल्चर क्या होता है? बेसिकली वेयर वी ग्रो क्रॉप्स, है ना। तो वेयर वी ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, जहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हम मतलब कि जनरेशन जो भी है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जहाँ पर बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं वो प्रोड्यूस होता है। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर पीपल जो इंडिया के होते हैं, जो इंडिया के पीपल होते हैं, है ना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है पीपल ऑफ इंडिया। अब कितने पीपल ऑफ इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं? 2/3 ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज्ड है बच्चे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। मतलब वो कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है यानी कि खेती बाड़ी जो है वो करते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर वर्ड से तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें ऑफ कोर्स कुछ जो भी हम खाते हैं वही चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना। और एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? जो कि रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। तो एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। हमने इससे पहले सॉरी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था जो कि था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर हमने डीप में इन तीनों एक्टिविटीज़ यानी कि टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, चलो, तो एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या करता है? एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है। अब जब हम एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन फूड ग्रेन्स के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि कौन यूज़ करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि प्रोड्यूसेस और प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर दी इंडस्ट्रीज, फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? कैन यू नेम सम ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका हो सकता है? जैसे कि हमने लेट्स सपोज एग्जांपल लिया कॉटन का, तो कॉटन से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लोथ बनाती है ना। तो इस तरह से कॉटन और इंडस्ट्री का नाम पूछा है तो आप कौन सी इंडस्ट्री लिख सकते हो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ से? मोरेवर सम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आपका क्या क्या आता है? टी, कॉफी या फिर स्पाइसेस हो गया, है ना। एक सेकेंड, इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? टी, कॉफी, स्पाइसेस जो है वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चे पैराग्राफ क्लियर है? सबसे पहला पैराग्राफ इसमें जो भी हमने डिस्कशन की। चलो, अब नेक्स्ट क्या आता है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसे है ना हम सबसे पहले किससे समझते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या आती है? फार्मिंग ही तो आती है ना। अब टाइप्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास थ्री टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। सबसे पहले फार्मिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा कौन सा होता है? कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। अब जो ये सबसिस्टेंस है ना, इसमें भी आपके टू टाइप्स आ जाते हैं, तो उनको चेकआउट कर लीजिए कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं, सबसे पहला और दूसरा। तो पहला कौन सा होता है? इंटेंसिव। कौन सा होता है बच्चे? इंटेंसिव। इन सबको अभी हम डीप में समझेंगे। इंटेंसिव और दूसरा क्या होता है? सब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? प्रिमिटिव। क्लियर?
अब वर्ड सब्सिस्टेंस और कमर्शियल को समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इट इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इन आवर कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर है वो इतने सदियों से चलती हुई आ रही है, एक ऐसी एक्टिविटी ये है। ठीक है, अब इसके जो मेथड्स है वो हमेशा चेंज होते रहे हैं। अभी आप देखोगे कि जो फार्मिंग मेथड्स है ना वो भी बहुत एडवांस हो गए हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है, एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स। एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स, इस वर्ड से आप क्या समझते हो? मैंने एक वर्ड लिखा है एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली एडवांस्ड फार्मिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स। तो इसका क्या मतलब है, आप इस वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये बताओ। तो एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स के मतलब क्या? सब शब्द से ही पता चल रहा है कि एडवांस जो चीज़ हम पुरानी यूज़ नहीं करते, अब नई में हम जैसे ला रहे हैं। अब नई में क्या क्या आ जाते हैं, मशीन्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, है ना। अब देखो, अब जो एग्रीकल्चर में जो है चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, है ना। अब वो चेंजेस किस बेसिस पे आए हैं? डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। और यू में से कि अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ना। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसी बेसिस पे हमारे क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी शिफ्ट्स आ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, तो फार्मिंग जो है एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेके कमर्शियल टाइप की फार्मिंग तक हो सकती है। अब हम इन दोनों वर्ड्स को समझ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है पहले के लोग किया करते थे, ओल्ड पीपल किया करते थे आप कह सकते हो, या फिर ओल्ड मेथड होता था फार्मिंग का जो कि अब बहुत कम हो चुका है, जहाँ पर सिर्फ अपने लिए आप क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो। लेकिन दूसरा कौन सा आता है, कमर्शियल टाइप। अब कमर्शियल टाइप फार्मिंग, आपको वर्ड कमर्शियल से ही पता चल रहा है, फॉर द प्रॉफिट मोटिव। अब इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, मतलब कि ये जो है ऐसे एग्रीकल्चर से क्या करते हैं बच्चे, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल टाइप में हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स इन सब का यूज़ करते हैं जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कुछ हमने क्या किया, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया, और जो भी अब क्या बच गया हमारे पास, जो भी अब बच गया यानी कि सरप्लस बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, उसको हम सेल कर देते हैं। तो वही होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो बच्चे ये पैराग्राफ समझ में आया? ठीक है, कैसे हमने पढ़ा है इसको। चलो दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, उन दोनों को रिकैप करते हैं। दोनों पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन देखे तो वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो कॉटन प्रोवाइड करती है ना। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस और दूसरा क्या होता है, सेकेंड वन इज द कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब देखो वो जो चेंजेस आए हैं फार्मिंग में, वो किस वजह से आए हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। देखो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ना वो किसका पार्ट है, सब्सिस्टेंस का ही फार्मिंग है। मैंने इसलिए पहले ही यहाँ पर क्या कर दी थी, टेबल ड्रॉ कर दी थी। और यहाँ पर देखोगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसके अंदर क्या है, प्रिमिटिव है, और इसके अंदर ही क्या है, इंटेंसिव है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया था फ्लो चार्ट की हेल्प से। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ऐसी फार्मिंग जो कि अब प्रैक्टिस नहीं की जाती, ऐसी फार्मिंग जिसमें हम लो मेथड्स यूज़ करते हैं, या फिर आप कह लो कि ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्ड प्रिमिटिव। अब जब प्रिमिटिव वर्ड इसके आगे जुड़ जाता है और इंटेंसिव वर्ड इसके आगे जुड़ जाता है तो थोड़ा सा इस फार्मिंग में चेंजेस आ जाते हैं। प्रिमिटिव जब इस वर्ड में जुड़ता है तब कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, ओल्ड मेथड्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, प्रिमिटिव वर्ड का ही मतलब ओल्ड होता है, इसको रिमेंबर रखना। ठीक है, तो अगर इस फार्मिंग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पहले प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन अगर अब देखी जाए तो सिर्फ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि
कुछ कुछ जगहों पर ही प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो एक स्मॉल पैचेस पे की जाती है, ठीक है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यानी कि एक छोटा जमीन का टुकड़ा। इस पैच पे लेट्स से कि हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं और उस पे क्या-क्या टूल्स यूज करेंगे, हो, डॉव, डगिंग स्टिक, प्लो, मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल जो भी ट्रेडिशनल चीजें उनको हम यूज करेंगे। अब ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे, है ना, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। मतलब कहने का यही है कि प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग में ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज किए जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आपका टूल्स भी क्या होंगे, ओल्ड ही होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई। तो अभी ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, बहुत कम एरियाज में, बहुत ही कम एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इसे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है और कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ सम पैचेस ऑफ लैंड, और उसके साथ ही हम ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं, प्लस नेचुरल फर्टिलिटी पे ये डिपेंड करती है और मॉनसून पे डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चे ये पैराग्राफ? चलो नेक्स्ट है। अब देखो, इट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसके बारे में आप आई बिलीव क्लास 7 क्लास 8 में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। अब फार्मर्स क्या करते हैं, एक लैंड है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, एकदम अच्छा सा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, and produce cereal crops and other food crops to sustain their family। और अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए यहाँ पर अपना जो भी फूड उन्हें ग्रो करना होता है, जो भी क्रॉप उन्हें ग्रो करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अब जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कुछ समय बाद। तो अब क्या करते हैं फार्मर लैंड्स को शिफ्ट कर लेते हैं, अब वो इन सबको जला देते हैं जो भी रिमेन्स रह गया, और एक न्यू प्लॉट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब तक वो न्यू वाली फॉर्म पे, न्यू वाली यू नो लैंड पे जब तक वो एग्रीकल्चर करेंगे, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, अपने आप अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने लगेगी। हाँ, सो वह भी, हाँ, तो तब तक क्या होता है कि यहाँ की फर्टिलिटी, जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, यहाँ पर फार्मर ने अपनी कल्टीवेशन की। अब वो क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल, तो वो दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर लेंगे, तब तक इनकी नेचुरल फर्टिलिटी हो जाएगी, और जब इस पे उनकी फार्मिंग हो जाएगी तब तक इस पीस ऑफ लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी वापस से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्लैश एंड बर्न को किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से इस चीज़ को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि क्या आप बोलेंगे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक्सप्लेन करो। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज agriculture practices where farmer is going to clear a patch of land and they are going to produce some of the crops on it, ठीक है, फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और फिर क्या होता है, जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो वो अपना लैंड को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पता है क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी अपने आप वापस आ जाती है, ठीक है। अब वो कैसे, थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस से अपने आप हो जाता है। अब जो लैंड प्रोडक्टिविटी है इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि फार्मर ना ही कुछ किसी मॉडर्न, देखो, अगर आप कोई फार्मर देखोगे तो देखो, टू तरह के फार्मर्स होते हैं, है ना, दो तरह के फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहला, जो कि मॉडर्न टूल्स यूज करेंगे अपने फील्ड के लिए, ठीक है, मॉडर्न टूल्स, और इससे जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है। मॉडर्न से जो प्रोडक्शन होता है बच्चे, वो क्या होता है, हाई होता है। वही अगर मैं बात करूँ कि ट्रेडिशनल मेथड्स का जो यूज़ करते हैं, जो कि इरिगेशन नहीं करते, या फिर जो नेचुरल चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल चीज़ों पे, तो उनमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ठीक तो रहती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कैसा हो जाता है बच्चे, वो कम होता है। जो प्रोडक्शन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। ओके, अब इसको जो है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप बुक की साइड में ही भले ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम को बताइए, ठीक है। तो इस चीज को आपने लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है,
अब इसको जो है, हाँ, आपका दो तरह से ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि राइट डाउन दी यू नो नेम्स, अलग अलग नेम्स लिखो अलग अलग जगह के। तो सबसे पहला क्या आ जाता है कि इसको आप लोग इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में भी इसके अलग अलग नेम है, डिफरेंट स्टेट्स में है ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे। और उसके बाद दूसरा क्या आता है, डिफरेंट कंट्री में इसका क्या नाम है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज होती है ना, तो उसमें भी इसका अलग अलग नेम होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ से। अब इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो स्लैश एंड बर्न, अब देखो, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है ना, उसे हम लोग, हाँ, तो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है उसे हम लोग मिल्पा, कहाँ पर, मैक्सिको में। और सेंट्रल अमेरिका में क्या कहते हैं, कॉनुको। इन सॉरी, सेंट्रल अमेरिका में क्या कहते हैं, कॉनुको। उसी तरह से रोका ब्राजील में, मसोल सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, एंड रे इन वेलन वेलनम। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर हो गया, वर्ल्ड में। कि वर्ल्ड वाइड इन्हें क्या कहा जाता है, या फिर आप कह लो कि वर्ल्ड में इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ल्ड में इन्हें कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैक्सिको में मिल्पा, रोका इन ब्राजील, मसोल में सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, लदान कहाँ पर कहा जाता है, इंडोनेशिया में, रे कहाँ पर कहा जाता है, वेलेनम में। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना खुद से। अब इन इंडिया जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है उसको हम बेवर कहते हैं। कहाँ पर, दहिया, ये देखो बेवर कहाँ पर कहते हैं, बेवर इन, और दहिया इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेवर या फिर दहिया। कोदू कहाँ पर कहते हैं, आंध्र प्रदेश में। और पामाक दाबी इन और ब्रिंगा कहाँ पर, उड़ीसा में। और कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वॉलेर इन वाल्टर साउथ अफ्रीका, राजस्थान में इन नामों से जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन से एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पेज को हमने बिल्कुल अच्छे से डिकोडिंग कर दी है। इसकी समरी एक बार देख लेते हैं। तो इसकी समरी क्या होगी बच्चे, कि जो फार्मिंग है वो कितने टाइप्स की होती है ये आपको पता होनी चाहिए। और डिफरेंट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से किस एरिया में जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है। और जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि 2/3 ऑफ पीपल जो है इंडिया के करते हैं। दैट्स इट। अब दूसरा यहाँ से है, हाँ, तो यहाँ पर एक केस बेस्ड स्टडी है that you need to look up. What does this say? कि Rinja is a person who survives with her family in a small village. एक small village में वो अपने family के साथ रहती है at the outskirts of Dipu in Assam. वो जो है अपनी family members को slashing burning patch of land देखने में बहुत उसे joy आता है. She enjoys watching her family members clearing the slashing and burning the patch of land for cultivation. तो सी ऑफ तो वो जो है उनको हमेशा अपने पेरेंट्स को हेल्प करती है इरिगेट करने में, है ना, लैंड को, थ्रू अ बैम्बू कैनाल। ठीक है, अब शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। अब बताओ कि यहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग जो है की जाती है, तो दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर आप कह सकते हो या स्लैश एंड बर्न। अब नाउ कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। अब इस फार्मिंग में यानी कि स्लैश एंड बर्न में कौन से जो है आपका क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो सीरियल्स क्रॉप का। ठीक है, सीरियल्स क्रॉप्स जो है इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अभी हमने कौन सा देखा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये जो है प्रिमिटिव से थोड़ा सा एडवांस है। अब देखो सबसे ओल्ड क्या है, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव से थोड़ा सा जो है एडवांस हम अगर कहें, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव से थोड़ा सा एडवांस इंटेंसिव, और इंटेंसिव से भी एडवांस कौन सा हो जाएगा, कमर्शियल। क्लियर? सो दिस इज द टोटल फ्लो चार्ट कि हाउ कैन वी टेल कि विच इज द मोर तो प्रिमिटिव है सबसे पुराना, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा
और ज़्यादा अच्छा बना के हम क्या कर एडवांसमेंट ला के क्या कर सकते हैं, उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अ, ये ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिस होता है जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर जो है ज़्यादा होती है। तो बेसिकली लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गया, इरिगेशन यूज़ की जाती है, ठीक है। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है उससे क्या होता है, जो ये लैंड है वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है। जैसे कि ये क्या होता है ना कि लेट्स सपोज कि दिस इज अ लैंड ऑफ एक, लेट्स से कि आपके फोर फादर हैं, ठीक है, फोर फादर या फिर आप कह लो कि ग्रैंड फादर है, फोर फादर तो बहुत दूर की बात हो गई, ग्रैंड फादर। अब ग्रैंडफ़ादर का एग्ज़ाम्पल लिया हमने, ठीक है? ग्रैंडफ़ादर के नाम पे इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन जो है ग्रैंडफ़ादर के नाम पे है। अब क्या हुआ कि आपके ग्रैंडफ़ादर के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है? तो ये जो लैंड है वो भी टू टू डिवीज़न में बँट जाएगी अकॉर्डिंग टू राइट टू इनहेरिटेंस, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि लेट्स से कि माय फादर हैज़ लेट्स से माय फादर हैज़ 2 child again, ठीक है, इनके भी 2 child, so again this land will get divided into 2, right? Similarly my this elder father, let's say he also have his 2 of the child, right? 2 of the child he have, uh, 2 child, he also have 2 child. Now this will also again get divided into 2, again they will have 3 और 2, तो इस तरह से ऐसे कर कर के ये जो लैंड है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया गया है यहाँ पर कि though the right to inheritance lead to the division of land among successive generation, मतलब कि जो लैंड है वो सक्सेसिव जनरेशन में बढ़ती रहती है ना। तो इससे क्या हुआ है, जो लैंड होल्डिंग साइज है वो अनइकोनॉमिकल हो चुका है। फार्मर्स जो है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा मिनिमम आउटपुट देते हैं, मतलब कि मिनिमम आउटपुट मिलता है इससे। तो देयर इज अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। तो इंटेंसिव में हम थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव था, तो प्रिमिटिव में बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों पे डिपेंडेंट, बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों पे डिपेंडेंट। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी दैट मीन्स की इरिगेशन हो गया, ये सब हाई टेक्नोलॉजी पे नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो थोड़ा सा जब आपको बोलेगा ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल, तो कमर्शियल और इंटेंसिव में थोड़े से सिमिलैरिटीज मिलेंगे, लेकिन प्रिमिटिव क्या होगा, अलग ही होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है, कमर्शियल फार्मिंग। तो अब से हमने प्रिमिटिव समझ लिया, सब्सिस्टेंस पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्या आता है, कमर्शियल फार्मिंग। अब मेन करेक्टरिस्टिक इस टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, कहा था ना कि इसमें जो इनपुट्स है, मॉडर्न इनपुट्स एक्चुअली वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम पहला ही पॉइंट लिख सकते हैं कि हाई मॉडर्न इनपुट, ठीक है, हाई मॉडर्न इनपुट, क्लियर, हाई मॉडर्न इनपुट, HYP seeds are used, है ना, chemicals are used, fertilizer, pesticides they are used in order to enhance the productivity, जो productivity है उसको बढ़ाने के लिए। अब जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन होती है एग्रीकल्चर की, वो एक रीजन से अनदर रीजन वेराई करती है, जो फार्मिंग मेथड है वो सेम नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो हर रीजन में अलग अलग होता है। अब यहाँ से क्या है, फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप होता है, कहाँ पे, हरियाणा और पंजाब में। तो बेसिकली हरियाणा और पंजाब में इसे सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज नहीं किया जाता, इसे प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर उड़ीसा में ही देखा जाए तो इसकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतनी फार्मिंग हो पाती है राइस की कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, सेल्फ कंजप्शन हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, क्या बोला है कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स व्हिच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन बट दैट मे बी सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। जैसे कि यहाँ पर बोला कि राइस जो है एक कमर्शियल क्रॉप है, कहाँ पर, हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में अगर देखा जाए तो ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो उसी तरह से हमें एक और क्रॉप का नाम बताना है जो कि एक रीजन में क्या है, कमर्शियल है,
लेकिन दूसरे में क्या हो जाए, सबसिस्टेंस हो जाए। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल सोचिए। ओके, अब इसको सोचिए और इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब अगर आपका आंसर वीट है देन यू आर करेक्ट। आपका अगर कोई और आंसर है लेट मी नो इट इन द करेक्ट, ठीक कमेंट, सॉरी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल क्या लिया, वीट। अनदर एग्जांपल लिया मैंने वीट का। जैसे यहाँ पर बोला है ना कि एक और एग्जांपल दो क्रॉप का जो कि कमर्शियल है एक एरिया में लेकिन दूसरे में क्या हो, सब्सिस्टेंस हो। तो अगर वीट का एग्जांपल ले तो वो पंजाब में क्या है, पंजाब में तो एक कमर्शियल क्रॉप है, पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप है। लेकिन वही अगर मैं देखूं इसे मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश है ना, इन सब में क्या है, ये एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, यानी कि सबसिस्टेंस क्रॉप मतलब इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग में यूज किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया वीट का, दूसरा एग्जाम्पल हो गया राइस का। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि प्लांटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से प्लांटेशन है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। प्लांटेशन, प्लांटेशन की बात करूँ तो प्लांटेशन क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम एक तरह के क्रॉप्स को, जैसे कि लेट्स से कि वीट का क्रॉप है या फिर लेट्स से कि टी का क्रॉप है, लेट्स से कि किसी का भी क्रॉप है, बनाना का ही क्रॉप है ना। तो हमने क्या किया, उसे एक स्पेसिफिक रीजन में सिर्फ वीट या फिर सिर्फ बनाना या फिर सिर्फ टी को हमने क्या किया, ग्रो किया। तो ऐसे फार्मिंग मेथड्स को हम प्लांटेशन कहते हैं। और ये किसका टाइप आता है, ये आपका कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है। तो प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप जो है वो एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। अब प्लांटेशन क्या होता है, बेसिकली इट हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन जो होते हैं वो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ऐसा नहीं है कि हमने छोटे पीस ऑफ लैंड में एक ही तरह के क्रॉप्स को उगा दिया और अब हम कह रहे हैं कि इट्स अ प्लांटेशन, नो। अब जो प्लांटेशन होता है ना, मेन इसका फीचर यही होता है कि इसे हम एक छोटे लैंड ऑफ पीस में ग्रो नहीं करते, बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं। ठीक है, बिग पीस ऑफ लैंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्या कहते हैं, लेट अस रीड। तो वही चीज़ है कि ये जो है कौन से लैंड पे प्रैक्टिस होती है, जो कि हाई लार्ज ट्रैक्ट हो, है ना, एंड यूजिंग दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटपुट, यानी कि कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें की जाती है। और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकती है, जैसे माइग्रेंट लेबर्स हो गए, है ना। तो ऑल द प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस होता है यहाँ से, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडिया में बात करें तो ये टी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, रबर हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, बनाना हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे कि टी हो गया असम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफी हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। कॉफी कहाँ पर होता है बच्चे, देखो कॉफी, एक सेकेंड, हाँ जी, कॉफी इन कर्नाटका। इसी तरह से जो है चीजें यहाँ पर दिखा रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो कर रखा है, बनाना क्रॉप है, सिर्फ और सिर्फ बनाना है। दैट मीन्स कि इट्स अ टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक टाइप ऑफ क्रॉप को हम एक पर्टिकुलरली लार्ज फील्ड ऑफ एरिया में ग्रो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना बच्चे? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से ये पिक्चर समझ में आ गई, बनाना प्लांटेशन, और ये कहाँ पर होता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैम्बू प्लांटेशन। बैम्बू प्लांटेशन कहाँ पर होते हैं बच्चे, बैम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत सारे बैम्बू के पेड़ जो है, बांस के पेड़ जिसे हम कहते हैं, वो लगे हुए हैं। ठीक है, इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बैम्बू प्लांटेशन। ठीक है, ये देखो, है ना, तो ये सब क्या है, बैम्बू है और एक लार्ज फील्ड में है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बैम्बू प्लांटेशन। और कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ से ये वाली पिक्चर भी समझ में आ गई बेटे। चलो डन। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि कर्नाटका में कॉफी होती है, टी असम में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लांटेशन का ही एग्जाम्पल आपका होता है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप जो होते हैं ये स्टेट में पाए जाते हैं। सिंस जो प्रोडक्शन होता है वो किस लिए होता है, मार्केट में सेल करने के लिए। तो एक वेल डिफाइंड नेटवर्क ऑफ हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है, ताकि क्या हो पाए, इसे हम ट्रांसपोर्ट कर पाए दूसरे शहरों में या फिर कहीं पे भी जहाँ पर नीड है ट्रांसपोर्ट करने की। तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन चाहिए होता है, जो कि क्या करे, प्लांटेशन एरियाज को कनेक्ट करे। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के डेवलपमेंट में जो है
कौन हेल्प करता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट्स। क्लियर हो गया है? चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सबसे पहले समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है ये भी बच्चे, ज़्यादा ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला मैंने, क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स को हम क्रॉपिंग सीजन्स भी कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न को हम क्रॉपिंग सीजन्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि हम डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग सीजन्स पे ग्रो करते हैं। क्लियर है? अलग अलग सीजन्स में हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो उनके नेम्स भी हमने सीजन्स के डिपेंडिंग अपॉन उस पे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है आपका, खारिफ क्रॉप्स। दूसरा क्या होता है, राबी क्रॉप्स। और तीसरा क्या होता है, ज़ैद क्रॉप्स। तो मेनली आपने राबी और खारिफ के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन ज़ैद क्रॉप्स के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हो। तो ज़ैद क्रॉप्स कौन से होते हैं बच्चे, जो कि इन दोनों के ग्रोइंग सीजन, यानी कि जो भी इनका ग्रोइंग सीजन होता है उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम ज़ैद क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ज़ैद क्रॉप्स आपका, जैसे कि आप वाटरमेलन का एग्जांपल लो, तो वाटरमेलन जो है वो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर मंथ में आता है ना। कौन से मंथ में, मई हो गया और जून हो गया, मई जून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई। इसके बाद आपको नेचुरल वाटरमेलन या फिर वाटरमेलन इन मेजॉरिटी दिखना क्या हो जाता है बच्चे, बंद हो जाता है, राइट। चलो तो इन्हीं को हम कहते हैं ज़ैद क्रॉप, जो कि राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के बीच में ग्रो किए जाते हैं। क्लियर हो गया है? चलो तो क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। अब हमने जो है, हम पता है कि हमारा इंडिया जो है कितना डाइवर्स है, फिजिकल डाइवर्सिटी है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, बहुत बेसिकली दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। और क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री, अब बहुत सारे फूड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, फाइबर क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, है ना। दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री, ठीक है। अब इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। सबसे पहला कौन सा होता है बच्चे, राबी, और दूसरा खारिफ, और तीसरा ज़ैद। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपका आता है राबी क्रॉप्स, ठीक है। तो इसके आगे नंबर 1 डाल दो ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर 1 क्या आता है आपका बच्चे, राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिनको हम विंटर में ग्रो करते हैं, दैट मीन्स कि फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर। तो आपने ध्यान में रखना है कि राबी क्रॉप्स को कब से कब किया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर विंटर में किया जाता है। और विंटर में ग्रो कर दी तो हार्वेस्ट कब करेंगे, समर्स में। और समर्स का हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो अप्रैल टू जून में होता है, मतलब अप्रैल टू जून में, मेनली अप्रैल में इसकी कटौती हो चुकी होती है, हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है, ठीक है। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स जो हैं उसके एग्जाम्पल आप वीट ले सकते हो, बार्ली ले सकते हो, पीस, ग्राम, चना, मस्टर्ड, ये सब क्या है, इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। दो ये क्रॉप जो है एक लार्ज पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब जो है बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है वीट के प्रोडक्शन के लिए और कुछ अदर राबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? अब availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops। अब इस क्रॉप्स के सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है, आपको आप देखोगे कि विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में वैसे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी आपको आप क्या देखोगे कि बिन मौसम बरसात भी हो जाती है, बिन मौसम बरसात। तो इन बिन मौसम बरसात की वजह से जो हमारे राबी क्रॉप्स है वो ग्रो कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, किया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग दी, एक सेकेंड, ओके। So availability of the precipitation during the winter months it helps to grow the crops, ठीक है। अब जो इन हाइवर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका सक्सेस कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान। So has also been an important factors in the growth of above mentioned rabi crops। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इनका सक्सेस हो पाया है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सक्सेस बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन फॉर सक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस बिहाइंड
सक्सेस बिहाइंड राबी क्रॉप्स, बिहाइंड राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स के सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? तो आपके यहाँ पर दो आंसर होगा। सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट इन दी विंटर, प्रेसिपिटेट इन दी विंटर, प्रेसिपिटेट इन विंटर, और दूसरा क्या होगा आपका? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि कौन से एरियाज में हुआ है आपका? मेनली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। इज दैट क्लियर? ओके, so I hope so it's done now. All right. Next is, या सो इज दैट क्लियर? ये सब किसके बारे में है? राबी क्रॉप्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो कि हम समर सीजन में ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, समर सीजन भी नहीं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून जो है शुरू होता है तब हम इसको ग्रो करते हैं, और मेनली ये सितंबर टू अक्टूबर होता है। तो अब मेनली हमने क्या पढ़ा कि राबी की जो क्रॉप ड्यूरेशन होती है, मतलब इसे कब ग्रो किया जाता है? अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और खारिफ को कब ग्रो किया जाता है? बेसिकली सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर। हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड भी देखेंगे, तो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड अगर राबी क्रॉप का देखें तो वो होता है अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। और इनका क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं? मेज, पैडी, बाजरा और ज्वार, मूंग। तो ये सब क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, मतलब सॉरी, इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ पर खारिफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इन सब एरिया में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर? हाँ जी, तो इसको जो है अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। अब ये कौन कौन से होते हैं? दीज आर ऑस, अमन एंड बूरो। दैट मीन्स कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स को जो है एज अ पैडी क्रॉप ग्रो किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अस, अमन एंड बोरो। क्लियर? अब फिर आता है जैद क्रॉप, जो कि पहले भी बोला मैंने, इन बिटवीन दी राबी एंड खारिफ सीजन, तो देयर इज अ शॉर्ट सीजन जिसे हम कहते हैं जैड सीजन, ठीक है। और इसी मंथ में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम जैड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल आपको हो सकता है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर काफी केसेस में, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर क्रॉप्स हो गए, राइट, और शुगर केन, है ना। चलो, तो ये सब हो गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या आता है? मेजर क्रॉप्स, यानी कि सबसे ज्यादा क्रॉप्स जो है हमारी इंडिया में जो भी ग्रो किए जाते हैं, दैट इज मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर क्रॉप्स। क्लियर बच्चे? ओके, so major crops basically variety of food and non-food crops are grown in variety of parts in the country। अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री की बात करें तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ की वेरी सॉइल का क्या फॉर्मेशन है, क्लाइमेट क्या है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है ना। मेजर क्रॉप्स इंडिया में जो ग्रो किए जाते हैं वो क्या होते हैं? राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, ज्वार, टी, कॉफी, बेवरेजेस, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। तो ये सब क्या है? मेजर क्रॉप्स है जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, जिसमें से पहला कौन सा आता है? राइस। अब राइस की बात करें तो ये क्या होता है? एक स्टेपल फूड होता है इंडिया का, ठीक है, मेजोरिटी कंट्री में। अगर कंट्री की बात करें तो ये व्हीट का, सॉरी, हाँ, राइस का क्या है आपका? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है आफ्टर दी चाइना। अब ये जो एक खारिफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और एक हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऐसे रीजन्स जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है तो वहाँ पर क्रॉप्स कैसे ग्रो होती हैं बच्चे? दिस इज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन की हेल्प से उस एरिया में राइस को ग्रो किया जाता है जहाँ पर क्या ना हो, बारिश अच्छे से ना हो। क्लियर? ओके, तो राइस जो है कहाँ पर ग्रो की जाती है? द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड दी डेल्टेटिक रीजन्स और डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क। क्लियर? ओके, so over here if you see
तो ये क्या है, एक राइस कल्टीवेशन है, ये क्या है, एक वीट कल्टीवेशन है। और ये में से कि यहाँ से राइस जो है दैट इज रेडी, है ना, टू बी हार्वेस्टेड। ये वीट नहीं है, सॉरी, ये राइस ही है, लेकिन ये राइस क्या है, मेच्योर्ड है, दैट मीन्स कि इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट पेज आपका मैप। मैप में क्या दिखा रखा है कि ऐसे मेजर एरिया जहाँ पर क्या हो, राइस ग्रो होती हो, ठीक है। सो दैट इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। ऐसे एरियाज जहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है मेजर एरिया, ये एरिया जो है आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, दीज काइंड ऑफ एरियाज जो हैं, ये कौन से होते हैं, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पर जो राइस है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इज दैट क्लियर? इस ग्रीन वाले एरिया में। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज अबाउट, एक सेकेंड, हाँ तो राइस की बात करें, राइस हो गया ना, राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वीट, ठीक है। वीट की बात करूँ, अब देखो, तो इरिगेशन है ना, ट्यूबवेल्स की वजह से ऐसे एरियाज में हम क्या कह सकते हैं, इरिगेशन कर पाए हैं, है ना। चलिए अब वीट है, सेकंड क्रॉप कौन सा है, वीट। अब वीट यानी कि गेहूं, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब जो इट इज द मेन फूड क्रॉप, मेन फूड क्रॉप भी है। नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में कहा जाए तो, है ना, क्या है, मेन फूड है इन दी नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। अब ये क्या है, एक राबी क्रॉप है तो इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, 50 to 75 ऑफ एनुअल रेनफॉल, right? There can be distributed over the growing season. There can be two important growing zones in the country. सबसे पहला गंगा सतलुज, ठीक है, plains in the northwest and black soil region of the Deccan. The major wheat producing state जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? ओके, यहाँ पर अब दे रखा है वीट कल्टीवेशन, ये एक वीट कल्टीवेशन की पिक्चर है। अब मिलेट्स, नेक्स्ट क्या आता है, मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होते हैं बेसिकली ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स होते हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। दो इसे हम कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, और इनमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। रागी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन होता है, कैल्शियम और कुछ अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्वार जो है एक थर्ड, हम कह सकते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, है ना। ज्वार क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। रेनफेड क्रॉप है, यानी कि अगेन प्रिमिटिव मेथड यूज किया जाता है इसे ग्रो करने के लिए, है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है इसको ग्रो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। क्लियर? अब मध्य प्रदेश, ओके, अब बाजरा जो है कौन से सॉइल पे ग्रो करती है, इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल। अब मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन से होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अगर रागी की बात करें तो रागी जो है एक क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स का होता है। रागी क्रॉप जो है, रागी सॉरी, ड्राई रीजन्स के होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, दे ग्रोज वेल ऑन रेड, और यू में से कि सैंडी लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट। तो ये हो गया आपके वीट प्रोड्यूसिंग। अब नेक्स्ट क्या आता है, मेज। अगर मेज की बात करें तो ये एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज किए कर सकते हैं एक्चुअली। तो दिस इज अ खारीफ क्रॉप, एक खारीफ क्रॉप है जिसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है यू में से कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और ये कौन से सॉइल पे अच्छे से ग्रो होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया, है ना। सम स्टेट्स लाइक बिहार की बात करें, या फिर वी में टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, है ना, तो इन सब एरियाज पे क्या होता है बेसिकली, क्या गिवन है कि ओके, एक सेकंड,
ओके, सो व्हाट्स गिवन ओवर हियर कि हाँ जी, इट इज अ मेजर प्रोड्यूसर। क्लियर। नेक्स्ट है पल्सेस। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है किसकी, पल्सेस की। अब दीज जो है, ये जो है मेजर सोर्स होते हैं प्रोटीन का, है ना, वेजिटेरियन डाइट में। जैसे कि मेजर पल्स हो गया दैट ग्रो इन इंडिया आर तुर, उड़द, मूंग एंड मसूर, पीस, चने, है ना, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखे हैं मेजर एरिया जहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाता हो, वीट प्रोड्यूस किया जाता हो। तो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, ये, ठीक है, ये मेजर है ये। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज अबाउट ग्राम यानी कि चना। तो ग्राम की बात करें तो क्या आप पल्सेस में डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो पल्सेस जो कि खारिफ सीजन में ग्रो करती हो और वो पल्सेस जो कि राबी सीजन में ग्रो करती है। तो पल्सेस जो है उनको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि वो और वो जो है ड्राई सीजन में भी, ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। अब क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप होता है तो ऑल दी क्रॉप्स, लेकिन एक्सेप्ट अरहर, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम दी एयर। एयर से नाइट्रोजन फिक्स करके जो है सॉइल की फर्टिलिटी को वापस गेन करते हैं। देयरफॉर ये जो ज़्यादातर यू नो इसको जो है रोटेशन में ग्रो किया जाता है। ओके। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब ग्रेन्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है शुगर केन। क्या होता है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अब ये कौन से एरिया में ग्रो होता है, जहाँ हॉट हो, 21 डिग्री सेल्सियस हो, 27 डिग्री सेल्सियस हो और रेनफॉल कितना हो, 75, ठीक है, 200 सेंटीमीटर। इरिगेशन जो है ये, दिस इज रिक्वायर्ड for the regions in the low rainfall, or it can be used on a variety of soils, needs manual labours। इसमें मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत होती है ताकि सोइंग और हार्वेस्टिंग अच्छे से हो पाए। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, शुगर केन की, आफ्टर ब्राज़ील। इन द मेन सोर्स ऑफ शुगर या फिर गुड़, जैगरी, खंडेसरी एंड मोलासेस, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग। ये दोनों जो है मेजर शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टेट्स हो गए जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गए, है ना, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उत्तर प्रदेश और, so this was not the page, right? Okay, so they are majorly grown in the Uttar Pradesh, right? और बिहार और पंजाब और हरियाणा। Now next is oil seeds. This is the third one, which is oil seeds. Clear? So in 2008, India was the second largest producer of groundnut in the India after China. चाइना के बाद जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट कौन प्रोड्यूस करता था, इंडिया करता है। In rate speed, production of India was third largest producer in the world after Canada and China in the 2008. तो एक rape seed production India जो was the third largest producer in the world after Canada, China in 2008. अब different oil seeds जो हैं approximately 12% of total crop area को grow करने में help करते हैं। ठीक है। मेन ऑयल सीड जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो कौन कौन से होते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंड सीड है, ये वगैरह क्या होते हैं बेसिकली, जो कि मेजरली प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है। हाइवर इनमें से कुछ जो है हम रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ सोप, कॉस्मेटिक, ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड नट की बात करूँ तो ये एक खारिफ क्रॉप है विच अकाउंट्स फॉर दी अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स इन produced in India. Is that clear? Okay. So Andhra Pradesh and Tamil Nadu in 2011 to 12, linseed and mustard are rabi crops. Kamen is a kharif crop in north and rabi crop in with South India. Castor seed is grown both as
खारिफ एंड राबी क्रॉप। ठीक है, सेसमन जो है एक खारिफ क्रॉप है, जो कि कास्टर सीड जो है बेसिकली एक ऐसी सीड है जिसको राबी और खारिफ दोनों क्रॉप चाहिए होती हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बेवरेज क्रॉप से। अब बेवरेज क्रॉप्स कौन से होते हैं जो कि हम खा नहीं सकते, यानी कि लाइक टी और ये में से कॉफी। सो बेवरेज क्रॉप्स इज अंडरस्टूड। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैंने अभी बोला आपको टी, कॉफी जिसको हम ड्रिंक करते हैं बेसिकली, वी कैन नॉट ईट देम। तो टी की बात करें तो क्या है, कल्टीवेट टी जो है एक किसका एग्जांपल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। हम प्लांटेशन में भी पढ़ के आए ना कि प्लांटेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल। तो इसमें से एक एग्जांपल किसका था, टी का। एक बेवरेज क्रॉप भी है जो कि इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्रिटिश ने। टुडे ज़्यादातर टी प्लांटेशंस जो है वो कौन ओन करते हैं, इंडियंस। अब जो टी प्लांट जो है वो किस में ग्रो करता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जो कि डीप और फर्टाइल लैंड होने चाहिए, सॉइल होना चाहिए जिसमें रिच इन ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए। जो टी है इट बशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है इसे ग्रो करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, ठीक है, थ्रू दी ईयर। अ फ्रीक्वेंट showers evenly distributed over the year ensure the continuous growth of the tender leaves. The tea is a labor intensive industry. टी कौन सा है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन से होते हैं, जिनमें अबेंडेंट नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए होते हैं, जिनमें लेबर जो हैं हाई नंबर में चाहिए होते हैं, हाई लेबर चाहिए होते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, है ना। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, है ना। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करूँ तो कौन से, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपैगुड़ी, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला भी एग्जाम्पल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, तो ये सब भी उसके ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। अब 2008 की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड we can say after China and Turkey. Is that clear? Okay. Next is okay the Arabica. The Arabic variety initially brought from Yemen is produced in the country. अब इस वैरायटी को जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में है। इनिशियली जो इसकी कल्टीवेशन है वो बाबा बदून हिल्स में की गई थी। अब जो है इसे नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में प्रैक्टिस की जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉट उससे पहले यही है शायद इसका ये। ओके, नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर इज व्हाट, तो इन 2008 इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना। इंडिया जो है ये किसका प्रोड्यूसर है, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, आई बिलीव यही होना चाहिए। हाँ जी, तो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज दी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। मैंगोज हो गए जैसे कि महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस हो गए इन जगह के, है ना। तो ये सब क्या होते हैं बेसिकली आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। क्लियर। इंडिया की बात करो तो 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स अकेले प्रोड्यूस करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉलीफ्लावर, अनियन हो गया, कैबेज हो गया। क्लियर दिस पेज। ओके, नेक्स्ट इज non-food crops. Now what is this non-food crops? Non-food crops, that means we cannot eat them, that is gone into the industry for the further manufacturation. ठीक है, okay, चलिए। Now next is नॉन फूड क्रॉप्स। तो सबसे पहले आता है इसमें रबर, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, करेक्ट।
Okay, so now is the नॉन फूड क्रॉप्स। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स में आपका रबर आता है। रबर क्या है? एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि एक स्पेशल कंडीशंस में ग्रो होता है। अब इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर रेनफॉल क्या हो, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव हो, ठीक है। अब रबर जो है अगेन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। मेनली वहाँ पर ग्रो किया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, है ना, इन सारी जगहों पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया जो है 4th नंबर पे आती है अमंग दी वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स की बात करूँ तो फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आ जाते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, फाइबर क्रॉप्स के, जो कि हमें फाइबर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट थ्री है, दे आर derived from these crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on the green leaves, especially mulberry। तो ये चीज समझ रहे हो ना कि बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि पेड़ की पत्तियों पर जो, लेट्स से यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल हो गया, ये सब क्या है, मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब द फर्स्ट थ्री आर derived from the crops grown in the soil, ठीक है। लेटर थ्री इज, अब जो फर्स्ट तीन यानी कि जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया और हेम्प हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये कहाँ से ग्रो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। लेकिन अगर उसके बाद का बात करें यानी कि सिल्क की, तो वो कैसे ऑब्टेन होता है, ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म्स। वो क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स को चढ़ते हैं, है ना, स्पेशली मलबेरी हो गया। और जो सिल्क वर्म्स है वो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। जब हम सिल्क वर्म्स को क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं और उनको उनसे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, सिल्क फाइबर, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। दिस इज नोन एज सेरीकल्चर, सो दिस इज रियरिंग ऑफ सिल्क। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन क्या है बेसिकली, तो इंडिया जो है ना, इंडिया ये माना जाता है कि इंडिया इज द होम ऑफ नेचुरल कॉटन प्लांट, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्लांट जो है ग्रो किया जाता है। कॉटन की बात करूँ तो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन की आफ्टर चाइना। इंडिया जो है ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ दी, सॉरी कॉटन जो है वो कहाँ पर ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल में एंड ड्राई एरिया में, ब्लैक सॉइल एंड ड्राई एरिया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से, ड्राई एरिया प्लेट्यू। और इसको ग्रो करने के लिए जो है हाई टेम्परेचर, हाई लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। रेनफॉल, इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, है ना, इन सब की ज़रूरत हमें पड़ती है, सनशाइन चाहिए होती है। अब क्योंकि ये खारिफ क्रॉप है तो 6 to 8 मंथ चाहिए इसको मेच्योर होने के लिए। मेजर कॉटन क्रॉप अगर स्टेट की बात करो तो राजस्थान हो गया, है ना, ये क्या कहते हैं इसे, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दी कॉटन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, जूट। जूट क्या होता है, बेसिकली गोल्डन फाइबर। इसे हम लोग गोल्डन फाइबर में कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वन मार्क क्वेश्चन। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इज दैट क्लियर, ओके। तो जूट जो है सबसे ज्यादा अच्छा किस पे ग्रो करता है, फर्टाइल लैंड्स पे ऑब्वियसली, ठीक है, इन दी फ्लड प्लेन वेयर जो सॉइल होते हैं वो एवरी ईयर रिन्यू होते रहते हैं। हाई टेम्परेचर इनको जो है चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा की बात करूँ, मेघालय की बात करूँ, तो ये कुछ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम गनी बैग्स बनाने में, रोप्स बनाने में, यार्न बनाने में, इन सब में भी यूज करते हैं, कारपेट्स में भी यूज करते हैं। अब क्योंकि ये हाई कॉस्ट का होता है तो ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये जो है मार्केट में भी क्या हो रहा है, अब सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं हम, है ना। ये हमने ऑलरेडी सिंथेटिक चैप्टर्स में आई बिलीव पढ़ा होगा, है ना, क्लास 8 में और जो भी है 7th में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन दी और एक्सप्लेन दी टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया
कि जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट है वो बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट जो है वो बढ़ रहे हैं कहीं कहीं, है ना। एग्रीकल्चर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट एडवांसमेंट्स यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, है ना। तभी तो ये सब चीज़ हो पाई है ना। तो इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस कि जो एग्रीकल्चर इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है थाउजेंड ऑफ ईयर से, है ना, थाउजेंड ऑफ ईयर से की जा रही है ना। अब सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट compatible technological or institutional changes have hindered the peace of agricultural development। अब देखो, एक पीस ऑफ लैंड है, हम उसे यू नो अन बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं कर रहे, या फिर ह्यूमन अनप्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लैंड को, तो वो चीज़ बेनिफिशियल कहीं ना कहीं नहीं होती, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large parts still depend upon the monsoon। हमारे पास इतना अच्छा इरिगेशन का सिस्टम है ना, इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं अभी भी, मॉनसून पे हो गया, नेचुरल फर्टिलिटी पे हो गया, है ना। तो फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए कहीं ना कहीं एक सीरियस चैलेंज है। अब कैसे है वो देखो, अब जो एग्रीकल्चर है वो हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, है ना, नीड सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर है, दिस इज अ होम फॉर वेरियस पीपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल यू नो इसमें एडवांसमेंट्स करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। दस, अगर हम बात करें कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तो इट वाज गिवन द प्रायोरिटी टू ब्रिंग द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या आ गए, यही आ गए कलेक्टिवाइजेशन या फिर ज़मींदारी हटा देना, है ना। तो बेसिकली इनको हमने प्रायोरिटी दी थी ताकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या दे रखा है, लैंड रिफॉर्म। अगर लैंड रिफॉर्म की बात करें ना, तो ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर का मेन प्लान। तो डिफाइन द मेन प्लान फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट जाना। ये मैंने आपको पहले भी आई बिलीव समझाया था कि जैसे आपकी ग्रैंडफादर है, आपकी ग्रैंडफादर के 2 चाइल्ड है, और ये आपकी ग्रैंडफादर की लैंड है। अब लेट्स से कि दोनों भाइयों में झगड़ा होगा, तो लेट्स तो क्या करेंगे, दोनों का बंटवारा हो जाएगा इसमें। अब इनके भी 2 बेटे होंगे तो इनके बीच में ये बट जाएगी लैंड, इनके भी 2 बेटे होंगे तो इनके बीच में बट जाएगी, फिर इसके भी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लैंड जो है कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट रहे हैं। दैट मीन्स कि अब ये जो है, सोचो ये इतनी बड़ी खेती थी, अब उसमें से इतना इतना पार्ट्स क्या कर रहे हैं लोग, यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लैंड है वो फ्रेगमेंट्स में बट जाती है ना, फ्रेगमेंट्स में बट जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। अब जो गवर्नमेंट है ना, सॉरी, हाँ, तो जो द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म। हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स को क्या किया गया, इनेक्टेड तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, ये लैक कर रहे थे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इनको इंट्रोड्यूस करवाती है एग्रीकल्चर में ताकि उनमें रिफॉर्म्स आए। और कौन से ईयर में, 1960s टू 1970s। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें क्या हुआ, विद द यूज़ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी हमने फार्मिंग मेथड्स क्या किए, इंक्रीज किए। वाइट रेवोल्यूशन, जहाँ पर हमने ऑपरेशन फ्लड वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। लेकिन इससे क्या होता था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब ये सब हम करते हैं ना रेवोल्यूशन, तो इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं क्या आता है, इफेक्ट आता है। बट दिस टू लेड टू दी कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। तो इससे भी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही आ पा रही थी, ठीक है। देयरफॉर 1980s और 1990s की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया गया था, जिसमें क्या था, दोनों ही इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स थे।
प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, है ना, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया था। इज दैट क्लियर? साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, है ना, लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट लो रेट्स, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि व्हाट लॉज और व्हाट रिफॉर्म्स वर मेड, है ना, इन सारी चीज़ों को पूछेंगे तो ये आंसर बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि PAIS, ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए, किसके लिए? फार्मर्स की बेनिफिशियल के लिए, ठीक है। मोरेवर, जो सोशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस करती है, हाँ, MSP, फूड सिक्योरिटी चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ी थी ना, MSP, विच इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन इंट्रोड्यूस करवाता है इसे? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाती है, राइट, गवर्नमेंट इसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसमें क्या होता है बेसिकली, वो बताती है कि किस क्रॉप को कितने रुपीस पे सेल करना है, ठीक है, MSP। ओके, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? रिम्यूनरेट द एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर द इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय स्पेकुलेशंस मिडलमैन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि एक जो है क्रॉप है, लेट्स से अनियन है, तो उसके प्राइस को बताया जाता है कि अनियन जो है इस साल, इस महीने, इस हफ्ते इतने रेट में बेची जाएगी। क्लियर? ज़्यादातर ये साल या फिर हफ्ते में किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है? भूधन, हुइजा, ग्रामधन। तो महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर किया? विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हियर हायर, ठीक है। तो हेयर जो है महात्मा गांधी ने उनको एज अ स्पिरिचुअल हायर जो है अनाउंस किया। He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रहीज, है ना। He was one of the victorious और victorious of the गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, स्वराज। तो पूर्ण स्वराज हमने सोचा था ना, मतलब पढ़ा था ना, इसी तरह से ग्राम स्वराज भी है। आफ्टर गांधी जी मातरम, विनोबा भावे जो है उन्होंने पद यात्रा की, ठीक है, ताकि गांधी जी का जो मैसेज है वो पूरे कंट्री में फैल सके, है ना। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब वो एक बार लेक्चर दे रहे थे एट आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एक जगह का नाम है पोचमपल्ली, ठीक है। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स, उन्होंने डिमांड की कि कुछ लैंड जो है, सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें कुछ लैंड प्रोवाइड की जाए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो विनोबा भावे जो है कुड नॉट प्रॉमिस देम, वो उन्हें प्रॉमिस तो नहीं कर पाए कि इतनी जल्दी लैंड उन्हें गवर्नमेंट दे देगी, राइट। बट सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and they offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा श्री रामचंद्र रेड्डी ने कि 80 एकर्स लैंड जो है हम किसको देंगे? 80 लैंडलेस विलेजर्स को, ठीक है। और इस एक्ट को हम कहते हैं भूधन, ठीक है। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज, है ना, वाइडली ऑल ओवर द इंडिया। सम जमींदार जो थे, ओनर्स जो थे मैनी विलेजर्स के, उन्होंने क्या ऑफर किया? ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग टू दी लैंडलेस, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ लैंड जो है लैंडलेस लेबर्स को दी जाए, है ना। और बहुत सारे विलेजेस को क्या ऑफर किया? डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग दी लैंडलेस, ठीक है। इट वाज नोन एज ग्रामदान। ग्रामदान क्या था कि उन्होंने, जमींदार ने क्या सोचा कि अब हम बहुत सारे गाँवों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आई मीन टू से कि उन्होंने क्या किया, मैं बहुत सारे विलेजेस को बनाया, है ना, अमंग दी लैंडलेस। लैंडलेस का जैसे कि लैंडलेस है, उनका एक ग्रुप बना दिया, है ना। इज दैट क्लियर? ओके। तो सम जमींदार ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस, है ना। अब बेसिकली बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने क्या चूज किया कि वो कुछ पार्ट ऑफ लैंड जो है अपना पुअर फार्मर्स को दे देंगे, ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट जो है एक एक्ट था, तो उससे वो क्या करते थे, अफ्रेड थे, और उस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ लैंड जो है लैंडलेस लेबर को भी दे देंगे, और इसे हम क्या कहते थे? ग्राम दान, ठीक है। हाउएवर बहुत सारे लैंड
Okay, Gramdan is clear. However, many land owners choose to provide the some part of their land to द पुअर फार्मर्स। ठीक है, पुअर कुछ यहाँ पर कि देखो क्या था, एक भूधन था और ग्रामदान एक्ट हमने पढ़ा। भूधन एंड ग्रामदान। तो भूधन क्या था, दैट मीन्स कि बेसिकली सडनली यहाँ पर श्री रामचंद्र जो है, श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है 80 लैंडलेस विलेजर्स को दिया था, इसे हम भूधन कहते हैं, है ना। और ग्रामधन क्या था कि कुछ जमींदार ने क्या सोचा कि हम अपना विलेजेस, कुछ विलेज जो हैं, कुछ विलेज जो है किसको ऑफर कर दें, मैनी विलेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना, अमंग दी लैंडलेस। तो इसको हम कहते थे ग्रामदान। ठीक है। अब ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है, विलेज एरिया, है ना। तो मतलब कि जमींदार ओनर्स ने क्या डिसाइड किया है, पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर द इंडिया, कुछ जमींदार ओनर्स ने डिसाइड किया कि ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। कुछ गांव जो है उन्होंने लैंडलेस के नाम पर कर दिया। ठीक है। अब हाउएवर बहुत सारे लैंड ओनर्स जो थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम थोड़ा सा अपना लैंड का हिस्सा जो है पुअर फार्मर्स को भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि वो जो है सीलिंग एक्ट से, लैंड सीलिंग एक्ट से डरते थे। दिस भूधन ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब इसको हम क्या कहते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इधर से सारा जितना भी है वो क्या है, डिलीट है। ठीक है, डोंट लुक ओवर हियर। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, विच वाज एग्रीकल्चर। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ पे आया। एनी डाउट, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो भी डाउट होगा विल सॉल्व इट ओवर देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।